नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे औपनिवेशिक भारत में बदलाव। औपनिवेशिक भारत में बदलाव इस दौर में भारत में क्या हो रहा था। औपनिवेशिक काल में पुरुष और नारी परिधानों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। एक तरफ तो इसके पीछे पश्चिमी ड्रेस शैली और मिशनरियों के काम का असर था, तो दूसरी तरफ भारतीयों द्वारा प्रचारित ऐसे पहनावे का भी जो देसी परंपरा व सांस्कृतिक संस्कृति में रचा बसा हो। कपड़ा और पहनावा दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन के निहायत महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए। 19वीं सदी में हुए बदलावों पर एक उड़ती नज़र डालें तो 20वीं सदी के परिवर्तन की बेहतर समझ बन पाएगी। जब 19वीं सदी में पश्चिमी वेशभूषा आई तो हिंदुस्तानियों की प्रतिक्रिया तीन तरह की थी। एक, बहुत से लोग खासकर मर्द पाश्चात्य पहनावे की कुछ चुनिंदा चीज़ों को अपनाने लगे। पश्चिमी फैशन के कपड़े अपनाने वालों में पहला नंबर पश्चिमी भारत के अमीर पारसियों का था। बैंगी ट्राउजर और फेंटा या हैट के साथ कॉलर वाले कोट और बूट पहने जाते थे, और जेंटलमैन दिखने में कोई कसर न रह जाए इसलिए हाथ में एक छड़ी भी ले ली जाती थी। इस समूह के लोगों के लिए पश्चिमी परिधान आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक था। पश्चिमी ड्रेस का आकर्षण समाज के कुछ वर्ग में भी था। जिन्होंने इसे अपना लिया था उनके लिए यह मुक्ति का प्रतीक था। यहाँ भी औरतों से ज़्यादा मर्दों ने यह चलन अपनाया। दूसरा, कुछ लोग कुछ लोगों का निश्चित मत था कि पश्चिमी संस्कृति से पारंपरिक संस्कृति अस्मिता का नाश हो जाएगा। उनके लिए पश्चिमी पोशाक पहनना कलयुग के आने जैसा था। यहाँ छपे कार्टून में धोती के साथ बंगाली बाबू द्वारा फिरंगी बूट और हैट पहनने के लिए उसका मखौल उड़ाया गया है। तीसरा, कुछ पुरुषों ने इस दुविधा का हल ऐसे ढूंढा कि बगैर अपनी भारतीय पोशाक छोड़े पश्चिमी कपड़े पहनने शुरू कर दिए। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में कई बंगाली अफसरों ने घर के बाहर काम के लिए पश्चिमी शैली के वस्त्र रखने शुरू किए, और घर आते ही वे आरामदेह हिंदुस्तानी कपड़ों में समा जाते थे। 20वीं सदी के मानवशास्त्री बेरियन एल्विन याद करते हैं कि पूना में पुलिसकर्मी ड्यूटी से आते वक्त सड़क पर ही कपड़े बदल लेते और घर तक सिर्फ ट्यूनिक व अंतर वस्त्र में ही। अगर हम फिगर को देख लें तो बम्बई में पारसी 1863, चित्र 10, चित्र 11 देखें तो गोवा में ईसाई धर्म और पश्चिमी पहनावा अपनाने वाले जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं 1907 में। चित्र 12 को देखें तो कार्टून द मॉडर्न पैट्रियट गगनेंद्र नाथ टैगोर 20वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसे बेवकूफ़ आदमी की व्यंग्यपूर्ण तस्वीर जो पश्चिमी पहनावे की नकल भी करता है और मातृभूमि से प्यार का दावा करने से भी नहीं चूकता। उस पहनावे के बहुत सारे कार्टून में सिगरेट पीते और पश्चिमी कपड़े पहने थुलथुल व्यक्ति को उपहास का पात्र बनाया जाता था। तो यह फिगर जो आप देख रहे हैं, और चित्र 13 को देखें तो इंडियन सारीवारी में छपा एक कार्टून 1873। पुलिसकर्मी ड्यूटी से आते वक्त सड़क पर ही कपड़े बदल लेते और घर तक सिर्फ ट्यूनिक व अंतर वस्त्र में ही पैदल जाते। बाहरी और अंदरूनी दुनिया का यह अंतर अभी भी कई लोग बरतते हैं। कुछ अन्य लोगों ने पश्चिमी और देसी पोशाक को एक साथ पहनकर इस उधेड़बुन से राहत पाई। लेकिन हम देखेंगे कि वेशभूषा में बदलाव के इस इतिहास में काफ़ी उठापटक है। जाति संघर्ष और पोशाक परिवर्तन। हालांकि भारत में यूरोपीय किस्म के सम्चुअरी कानून नहीं थे, लेकिन
यहाँ खान पान, वेशभूषा, रहन सहन की अपनी सख्त सामाजिक संहिताएं थी। प्रभुत्वशाली जाति व अधीनस्थ जाति के लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, यह जाति प्रथा द्वारा तय था। और इन आचार संहिताओं के पीछे कानून की ताकत थी। इसलिए जब भी पहनावे में बदलाव से इन आचारों का उल्लंघन हुआ, हिंसक सामाजिक प्रतिक्रियाएं हुई। मई 1822 में दक्षिण भारत की त्रावणकोर रियासत में प्रभुत्वशाली जाति के नायरों ने सनार जात की महिलाओं पर हमला किया, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी भाग पर कपड़े डालने की हिम्मत की थी। आगे के दशकों में वस्त्र संहिता को लेकर कई हिंसक टकराव होते रहे। सनार, जिन्हें बाद में नाडर नाम से जाना गया, समुदाय के बहुत सनार समुदाय के बहुत से लोग अधीनस्थ जात के माने जाते थे। यही कारण है कि उन्हें छतरी लेकर चलने, जूते या सोने के गहने पहनने की मनाही थी। स्थानीय रिवाज था कि क्या मर्द क्या औरत, प्रभुत्वशाली जाति वालों के सामने ऊपरी शरीर कोई नहीं ढकेगा। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर धर्मांतरित सनार महिलाओं ने 1820 के दशक में सिली हुई ब्लाउज और कपड़ों से प्रभुत्वशाली जाति वालों की तरह अपना तन ढकना शुरू कर दिया। अय्या बैकुंठर जैसे हिंदू सुधारकों ने भी पोशाक परिवर्तन की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जल्द ही नायर जात के लोग हरकत में आ गए और उन्होंने सरेआम इन औरतों पर हमले करके उनके ऊपरी वस्त्र फाड़ने शुरू कर दिए। अदालत में भी पोशाक परिवर्तन की इस मुहिम के खिलाफ अर्जियां दी गई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि सनार इस समय प्रभुत्वशाली जात की मुफ्त सेवा टहल करने से इनकार करने लगे थे। शुरू में त्रावणकोर की सरकार ने 1829 में घोषणा करवाई कि सनार औरतें अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने से बचें, लेकिन इसके बावजूद सनार ईसाई, यहाँ तक कि सनार हिंदू महिलाओं ने अंगिया ब्लाउज जैसे ऊपरी वस्त्रों को अंगीकार करना जारी रखा। त्रावणकोर में 1855 में दास प्रथा की समाप्ति से प्रभुत्वशाली जाति वाले और कुंठित हो गए। उन्हें लगा कि उनका नियंत्रण टूट रहा है। अक्टूबर 1859 में जब एक दिन बाजार में सनार महिलाओं पर हमले हुए और उनके कपड़े उतारे गए तो दंगा भड़क उठा। घर लूटे गए, गिरजाघरों को जलाया गया। तो यह 1921 की जनगणना के समय तक सनार समुदाय के सभी सदस्यों के लिए नाडर शब्द का प्रयोग होने लगा। गतिविधि में देखें तो अय्या बैकुंठर जैसे उस समय के समाज सुधारकों के बारे में और जानने की कोशिश कीजिए, और जिन्होंने पोशाक और व्यापक सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिर में सरकार ने एक और घोषणा जारी की, जिसके तहत सनार महिलाओं, चाहे हिंदू हों या ईसाई, को जैकेट आदि से ऊपरी शरीर को मर्जी मुताबिक ढकने की इजाज़त मिल गई, लेकिन ठीक वैसे नहीं जैसे ऊंची जाति की महिलाएं ढकती थीं। ब्रिटिश राज और पोशाक संहिताएं, भारतीय वेशभूषा पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया हुई और हिंदुस्तानियों का अंग्रेजी रवैये के प्रति क्या रुख रहा। अलग अलग संस्कृतियों में किसी भी परिधान के अक्सर भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। इससे कई मौके पर गलतफहमी पैदा होती है, टकराव होते हैं। पहनावे में ब्रिटिश राज के दौरान आए बदलाव इसी टकराव का नतीजा थे। जरा पगड़ी और टोप हैट को ही ले लें। जब शुरू में यूरोपीय व्यापारी भारत आने लगे तो उनकी पहचान हैट वालों की थी, जबकि हिंदुस्तानियों की पगड़ वालों की। सिर पर धारण की जाने वाले ये दो चीज़ें न केवल देखने में भिन्न थी, बल्कि उनके मायने भी जुदा जुदा थे। भारत में पगड़ी धूप व गर्मी से तो बचाव करती ही थी, सम्मान का प्रतीक भी थी,
जिसे जब चाहे उतारा नहीं जा सकता था। पश्चिमी रिवाज तो यह था कि जिन्हें आदर देना हो सिर्फ उनके सामने हैट उतारा जाए। इस संस्कृति इस सांस्कृतिक भिन्नता से गलतफहमी पैदा हुई। ब्रिटिश अफसर जब हिंदुस्तानियों से मिलते और उन्हें पगड़ी उतारते न पाते तो अपमानित महसूस करते। दूसरी तरफ बहुतेरे हिंदुस्तानी अपनी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अस्मिता को जताने के लिए जानबूझकर पगड़ी पहनते। इसी तरह का टकराव जूतों को लेकर हुआ। 19वीं सदी की शुरुआत में रिवाज था कि फिरंगी अफसर भारतीय शिष्टाचार का पालन करते हुए देसी राजाओं व नवाबों के दरबारों में जूते उतार कर जाएंगे। कुछ एक अंग्रेज अधिकारी भारतीय वेशभूषा भी धारण करते थे, लेकिन 1830 में सरकारी समारोहों पर उन्हें हिंदुस्तानी लिबास पहनकर जाने से मना कर दिया गया, ताकि गोरे मालिकों को की सांस्कृतिक नाक ऊंची बनी रहे। तो आप फिगर को देख सकते हैं चित्र 14 में। यूरोपीय मेहमान शाहजहां के दरबार में तोहफे लाते हुए आगरा 1633 पातशाहनामा से। तस्वीर के निचले सिरे पर यूरोपियों की टोपियों को देखिए। गौर करें कि दरबारियों की पगड़ियों और इन मेहमानों की टोपियों में कितना फर्क है। अस्मिता का मतलब आप समझते ही हैं, पहचान, आत्मबोध। सिर पर पगड़ी। बॉक्स 3 को देखें तो पेटा के नाम से विख्यात मैसूरी पगड़ी की किनारों पर सोने की पट्टी चढ़ी होती थी। यह पगड़ी 19वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर दरबार की दरबारी वर्दी हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी के आखिर में बहुत सारे अफसर, शिक्षक और कलाकार पगड़ी पहनने लगे थे। वे अक्सर पश्चिमी सूट और पगड़ी दोनों साथ पहनते थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वे रियासत के कर्मचारी हैं। जब मैसूरी पगड़ी मुख्य रूप से समारोहों के मौके पर और प्रतिष्ठित मेहमानों के स्वागत के समय ही पहनी जाती है। चित्र 15 को देखें तो सर एम विश्वेश्वरैया, जाने माने इंजीनियर, टेक्नोक्रेट और 1912 से 1918 तक मैसूर रियासत के दीवान, वह पश्चिमी शैली के 3 पीस सूट के साथ पगड़ी पहनते थे। इसका चित्र आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों से उम्मीद की जाती थी कि वे भारतीय पोशाक संहिता का पालन करें और दफ्तर भारतीय परिधान में ही जाएं। सन 1824 से 28 के बीच गवर्नर जनरल एमहर्स्ट की इस बात पर अड़ा रहा कि उसके सामने पेश होने वाले हिंदुस्तानी नंगे पांव आएं, लेकिन इस जिद को कड़ाई से लागू नहीं किया गया। 19वीं सदी के मध्य तक जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था, पादुका सम्मान की यह रस्म सख्त हो गई और अब भारतीयों को किसी भी सरकारी संस्थान में दाखिल होते समय जूते निकाल देने पड़ते थे। हाँ, यूरोपीय पोशाक पहनने वालों को इससे छूट अवश्य मिली हुई थी। सरकारी सेवा में कार्यरत भारतीय इस नियम से त्रस्त महसूस करने लगे। पादुका सम्मान नियम के उल्लंघन की एक मशहूर घटना 1862 में सूरत की अदालत में घटी। सूरत की फौजदारी अदालत में असेसर, लगान आंकने वाले के ओहदे पर कार्यरत मनोक जी कोवास जी एंटी ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में जूते उतारने से इनकार कर दिया। जज जिद किए रहा कि श्रेष्ठ को आदर देने की हिंदुस्तानी परंपरा के मुताबिक उन्हें जूते उतारने ही होंगे, लेकिन मनोक जी भी अड़े रहे। तब अदालत में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई और उन्होंने विरोध जताते हुए बम्बई के गवर्नर को पत्र लिखा। अंग्रेजों का कहना था, चूंकि भारतीय किसी भी पवित्र स्थान या घर में घुसने से पहले जूते उतारते ही हैं, तो वे अदालत में भी वैसा ही क्यों न करें। इस पर जो बहस चली उसमें भारतीयों ने कहा कि पवित्र जगहों या घर की बात
दूसरी है। पहली बात तो यह कि बाहर में धूल और गंदगी होती है जो जूतों में लगकर अंदर साफ सुथरी जगहों तक चली आएगी, जहां लोग अक्सर जमीन पर ही बैठते लेटते हैं। दूसरी बात, चमड़े का जूता तो वैसे ही अशुद्ध होता है, लेकिन अदालत जैसी सार्वजनिक जगह आखिर घर तो है नहीं। इन सब के बावजूद अदालत में जूतों के प्रवेश की इजाज़त मिलने में बरसों लग गए। स्रोतगृह को यदि हम देखें तो स्रोतगृह में जब सूरत की फौजदारी अदालतों में मनोज जी से अपने जूते उतारने के लिए कहा गया 1862 में, तो उन्होंने जज से कहा कि वह अपनी पगड़ी उतार सकते हैं लेकिन जूते नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा कि पगड़ी उतारना अदालत के मुकाबले मेरे लिए कहीं ज़्यादा बड़ी बेइज्जती होती, लेकिन मैं पगड़ी उतारने का हुक्म मान लेता, क्योंकि इस मामले में चेतना या धर्म का कोई मामला नहीं है। जूतों के जरिए मैं किसी का सम्मान या अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर पर पगड़ी पहनना हमारे लिए किसी के भी प्रति सबसे ज़्यादा सम्मानपरक बात होती है। घर में हम पगड़ी पहनकर नहीं रहते, लेकिन जब भी बाहर किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो अपने सामाजिक संस्कारों के कारण पगड़ी पहनकर ही जाते हैं। पर अपने सामाजिक मेल मिलाप में हम पारसी किसी के सामने जूते नहीं उतारते, चाहे वह आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो। क्रियाकलाप में एक देखते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप 19वीं सदी के मुसलमान हैं और आपको सदी के आखिर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश होना है। आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे? क्या वे कपड़े उन कपड़ों से बहुत अलग किस्म के होंगे जिन्हें आप घर पर पहनते हैं? आप विचार करें। राष्ट्रीय पोशाक का डिजाइन 19वीं सदी के अंत तक भारत में चारों ओर राष्ट्रीय भावना हिलोरे मारने लगी और भारतवासी राष्ट्रीय एकता को व्यक्त करने वाले सांस्कृतिक प्रतीक गढ़ने में जुट गए। कलाकार राष्ट्रीय शैली की कला तलाश रहे थे, जबकि कवि राष्ट्रगान रच रहे थे। राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को लेकर भी बहस छिड़ी। राष्ट्रीय पोशाक की खोज राष्ट्र की पहचान को प्रतीकात्मक ढंग से परिभाषित करने की इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। हिंदुस्तान के कई भागों में ऊंची जाति व वर्ग के स्त्री पुरुषों ने पोशाक को लेकर सचेत प्रयोग किए। बंगाल के टैगोर खानदान ने 1870 के दशक से ही हिंदुस्तानी मर्दों और औरतों के लिए राष्ट्रीय पोशाक डिजाइन करने की कोशिश की। रविन्द्रनाथ टैगोर की राय थी कि भारतीय राष्ट्रीय पोशाक में हिंदुस्तानी और फिरंगी परिधान का नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान पोशाक का मेल होना चाहिए। इस तरह बटनदार लंबा कोट यानी चपकन पुरुषों के लिए सबसे सही माना गया। इसी तर्ज पर अलग अलग क्षेत्रों की पारंपरिक वेशभूषाओं से प्रेरणा ली गई। आईसीएस के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्रनाथ टैगोर की पत्नी दानिंदिनी ज्ञान दानिंदिनी देवी 1870 के दशक में मुंबई से कलकत्ते लौटकर आई। उन्होंने पारसी शैली की साड़ी अपनाई, जिसका पल्लू बाएं कंधे पर ब्रूच से गुथा होता था और उसके साथ ब्लाउज और जूतियां पहनी जाती थीं। उसको फौरन ब्रह्म समाजी महिलाओं ने भी अपना लिया और तब से इसे ब्रह्मिका साड़ी कहा जाने लगा। यह शैली जल्द ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ब्रह्म समाजियों और गैर ब्रह्म समाजियों में चल पड़ी। फिगर को देखें तो चित्र 17 ज्ञानंदिनी टैगोर बाएं अपने पति सत्येंद्रनाथ टैगोर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ। उन्होंने पश्चिमी गाउन की तर्ज पर बने ब्लाउज के साथ साड़ी पहनी है और यह फिगर जो है रविंद्र भवन फोटो आर्काइव विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से प्राप्त हुई है। चित्र 18 आरसी दत्त की बेटी सरला, उन्होंने पारसी किनारी वाली साड़ी और मखमल का ऊंचे गला वाला ब्लाउज पहना है। देखें कि पहनावे की शैलियाँ किस तरह तमाम क्षेत्रों और संस्कृतियों में बदल रही थी।
चित्र 16 को देखें तो लेडी बच्चूबाई 1890 मशहूर पारसी सामाजिक कार्यकर्ता। इन्होंने रेशमी गारा पहन रखा है जिस पर हंस और पियोनी नामक अंग्रेजी फूल का काम है। सौजन्य से जो ये चित्र प्राप्त हुआ है, पारसी जोरेस्ट्रियन प्रोजेक्ट, नई दिल्ली। ब्रह्म समाज 19वीं सदी का एक धर्म सुधार आंदोलन। आगे हम देखें, लेकिन अखिल भारतीय शैली विकसित करने की ये कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हुई। आज भी गुजरात, कोडालू, केरल और असम की महिलाएं भिन्न भिन्न किस्म की साड़ियां पहनती हैं। स्रोच्चा में देखें तो कुछ लोगों ने औरतों के पहनावे में बदलाव की कोशिशों का समर्थन किया, जबकि कुछ लोग इसके विरुद्ध थे। कोई भी सभ्य देश उस तरह के कपड़ों के खिलाफ है जिस तरह के कपड़े हमारे देश की महिलाएं आजकल पहनती हैं। यह निहायत बेशर्मी की निशानी है। शिक्षित पुरुष इस स्थिति में से बड़े परेशान हैं। तकरीबन हर व्यक्ति सभ्य किस्म के नए पहनावे की चाह रखता है। हमारे यहाँ बहुत बारीक और पारदर्शी किस्म के कपड़े पहनने का रिवाज चल पड़ा है, जिनसे पूरा शरीर दिखने लगता है। इस तरह के बेशर्मी भरे पहनावे की ही वजह से अब सभ्य जनों की संगत नहीं मिल पाती। इस तरह के कपड़े हमारे नैतिक उत्थान में बाधक बन सकते हैं। सौदामनी, खस्तागिरी, स्त्री लोकेर परिच्छेद 1872। चित्र 19 को देखें तो त्रावणकोर की महारानी 1930 पश्चिमी जूतों और लंबी बाह की मर्यादित ब्लाउज पर ध्यान दें। 20वीं सदी के आरंभ में यह शैली उच्च वर्ग में आम हो चली थी। स्रोच्छा को देखें तो सी केशवन अपनी आत्मकथा जीविता समरम में बताते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी समय में उनकी सास को पहली बार उनकी ननद ने ब्लाउज लाकर दिया था तो क्या स्थिति पैदा हुई थी। देखने में अच्छा था, लेकिन उसे पहनने में पर मुझे गुदगुदी सी होती थी। मैंने उसे उतारा, ध्यान से तह किया और उत्साहपूर्वक मैं उसे अपनी माँ के पास लेकर गई। उन्होंने कड़ी नज़रों से मुझे देखा और कहा, तुम इसे पहनकर कहाँ आवारागर्दी करने जा रही हो? तह करके संदूक में रख दो। मैं अपनी माँ से डरती थी, वह मेरी जान ले लेती। रात में मैंने उसे फिर पहना और अपने और पति को दिखाया। उन्होंने कहा कि वह मुझ पर अच्छा लग रहा है। अगली सुबह मैं ब्लाउज पहनकर बाहर आई। मैंने ध्यान नहीं दिया कि बगल से मेरी माँ चली आ रही थी। तभी मैंने उन्हें नारियल की एक डाली तोड़ते सुना। जैसे ही मैं पीछे घूमी, वह गुस्से से कांपती मेरे सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा, उतारो इसे, अब तुम मुसलमानियों जैसे कमीज पहनकर घूमोगी। तो यह वक्तव्य रहा। क्रियाकलाप में देखें तो ये दोनों उक्तियां जो दी गई हैं एक ही समय की हैं। भले ही भारत के दो अलग अलग हिस्से केरल और बंगाल से, इनसे अपने को इनसे आपको जानना इनसे आपको जनाना पोशाक और शर्म के आपसी रिश्ते के बारे में क्या पता चलता है। स्वदेशी आंदोलन को देखें। अब आपने 20वीं सदी के दशक में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ा है। अगर आपने गौर किया हो तो पाया होगा कि इस आंदोलन के केंद्र में पहनावे की राजनीति थी। क्या थी यह राजनीति? आपको पता है कि अंग्रेज जब पहले पहल व्यापार करने आए तो हिंदुस्तानी सूती वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी। 17वीं सदी में पूरे विश्व के उत्पाद का 1/4 भारत में बनता था। 18वीं सदी के मध्य में अकेले बंगाल में 10 लाख बुनकर थे। लेकिन ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति ने कताई और बुनाई का मशीनीकरण कर दिया। कच्चे माल के रूप में कपास और नील की मांग बढ़ गई और इसके साथ ही बदल गई विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हैसियत। हिंदुस्तान पर राजनीतिक हुकूमत से ब्रिटेन को दो फायदे हुए। भारतीय किसानों को नील जैसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जा सकता था।
और सस्ते बने ब्रिटिश उत्पाद आसानी से यहाँ बने मोटे कपड़ों की जगह खपाए जा सकते थे। नतीजा यह हुआ कि मांग के अभाव में भारत के बुनकर बड़ी तादाद में बेरोजगार हो गए और मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम और सूरत जैसे सूती वस्त्रों के केंद्र का पतन हो गया। लेकिन 20वीं सदी में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का बहिष्कार शुरू कर दिया और उनकी जगह खुरदुरी, महंगी और दुर्लभ खादी पहनने लगे। यह बदलाव कैसे आया? ब्रिटिश राज के खिलाफ बढ़ते विरोध को काबू में करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया। बंग भंग की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। पहले तो लोगों से अपील की गई कि वे तमाम तरह के विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करें और माचिस और सिगरेट जैसी चीज़ों को बनाने के लिए खुद उद्योग लगाएं। जन आंदोलन में शामिल लोगों ने कसम खाई कि वे औपनिवेशिक राज का खात्मा करके दम लेंगे। खादी का इस्तेमाल देशभक्ति का कर्तव्य बन गया। महिलाओं से अनुरोध किया गया कि रेशमी कपड़े व कांच की चूड़ियों को फेंक दें और शंख की चूड़ियां पहनें। हथकरघे पर बने मोटे कपड़े को लोकप्रिय बनाने के लिए गीत गाए गए, कविताएं रची गईं। पोशाक में बदलाव की बात ऊंचे तबके के लोगों को ज़्यादा भाई, क्योंकि साधनहीन गरीबों के लिए नई चीज़ें खरीद पाना मुश्किल था। करीब 15 साल के बाद उच्च वर्ग वाले भी वापस यूरोपीय पोशाक पहनने लगे। हालांकि उस समय बहुत सारे लोग राष्ट्रहित में एक साथ आ जुटे थे, लेकिन बाजारों में अटी पड़ी सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं को चुनौती देना लगभग असंभव था। इन सीमाओं के बावजूद स्वदेशी के तजुर्बों ने महात्मा गांधी को यह सीख अवश्य दी कि ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई में कपड़े की कितना महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। क्रियाकलाप में देखें, अगर आप गरीब किसान होते तो क्या खुशी खुशी मिल के कपड़ों का त्याग कर देते? अब हम देखें चित्र 20 में महात्मा गांधी की चिरपरिचित तस्वीर खुले बदन चरखा काटते हुए। महात्मा गांधी के पोशाक प्रयोग के बारे में हम देखें। महात्मा गांधी की सर्वपरिचित छवि वह है जिसमें वे खुले बदन छोटी धोती पहने चरखा काट रहे हैं। चरखा काटने और खादी के दैनिक इस्तेमाल को उन्होंने महाप्रतीकों में बदल दिया। आत्मनिर्भरता के इन प्रतीकों में ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का विरोध भी प्रतिबिंबित था। महात्मा गांधी के वस्त्र संबंधी प्रयोगों में भारतीय उपमहाद्वीप में पहनावे के प्रति बदलते रवैये का सार छुपा हुआ है। गुजराती बनिया परिवार में पैदा होने के कारण अपने लड़कपन में वे कमीज के साथ धोती या पैजामा पहनते थे और कभी कभार कोट भी। 19 साल की उम्र में 1888 में जब वे कानून पढ़ने लंदन गए तो उन्होंने अपनी चोटी कटवा ली और बाकायदा पश्चिमी सूट अपना लिया ताकि लोग उन पर हंसे नहीं। वापसी पर भी उन्होंने पश्चिमी सूट पहनना जारी रखा, भले ही एक पगड़ी और डाल ली। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1890 के दशक में वकालत करते हुए उनका पहनावा पश्चिमी ही रहा, लेकिन जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि असूटित रहना एक तरह की राजनीतिक घोषणा है। लुंगी कुर्ता पहनने का पहला प्रयोग उन्होंने 1913 में डरबन में किया, जब कोयला खदान मजदूरों को गोली मारे जाने के खिलाफ सिर मुड़ाकर उन्होंने अपना सार्वजनिक शोक जाहिर किया। भारत वापसी पर 1915 में यह काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में रहने लगे। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। साल भर में स्वराज हासिल करने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन शुरू करने के एक साल बाद 2 सितंबर 1921 को उन्होंने ऐलान किया। गांधी जी ने ऐलान किया, मैं चाहता हूं कि 31 अक्टूबर तक कम से कम अपनी टोपी और गंजी तो त्याग ही दूं और सिर्फ धोती से काम चलाऊं।
और देह बचाने के लिए, पहले हम फिगर को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। चित्र 21 में आप देख सकते हैं महात्मा गांधी 7 साल के अपनी सबसे पुरानी तस्वीर में। चित्र 21 में देख सकते हैं महात्मा गांधी 14 साल के अपने एक दोस्त के साथ। चित्र 23 में देख सकते हैं हम महात्मा गांधी लंदन में 1890, उम्र 21 वर्ष, गौर कीजिए बाकायदा पश्चिमी 3 पीस सूट में। चित्र 24 में देख सकते हैं कि जोहान्सबर्ग 1900 ईस्वी, अब तक पश्चिमी लिबास में भी टाई भी है गांधी जी के। चित्र 25 में आप देख सकते हैं सन 1913 दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह की पोशाक में। कभी कभी चादर ले लूं, गांधी जी ने कहा कि सिर्फ धोती से काम चलाऊं और देह बचाने के लिए कभी कभी चादर ले लूं। मैं इस बदलाव की सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे में मेरी आस्था नहीं है। यानी मैं दूसरों से ऐसा कुछ करने को नहीं कहना चाहता, नहीं कहता जो खुद नहीं कर सकता। जब तक तब तक उन्होंने यह तय नहीं किया था कि वे यही पोशाक जीवन भर पहनेंगे, बल्कि वह 1-2 महीने के लिए प्रयोग भर करना चाहते थे। लेकिन जल्द ही इसमें उन्हें गरीबी के प्रति निष्ठा का भाव दिखा और उन्होंने कभी कोई और वस्त्र धारण नहीं किया। हिंदुस्तान के फकीर सन्यासियों का बहाना सचेत रूप से छोड़कर उन्होंने निर्धनतम भारतीय का पहनावा अपनाया। सफेद और खुरदुरी खादी उनके लिए शुद्धता, सादगी और गरीबी का प्रतीक थी। इसे पहनना राष्ट्रभक्ति का पर्याय हो गया और पश्चिमी मील उत्पादित कपड़े के विरोध का भी। जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए तो बिना कमीज के वह छोटी धोती पहने हुए जब बकिंघम पैलेस जाने की बारी आई तो उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया और सम्राट जॉर्ज पंचम के सामने भी धोती में ही पधारे। जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि सम्राट के हुजूर में जाने के लिए उन्होंने पर्याप्त कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो उन्होंने मजाक मजाक में जवाब दिया कि सम्राट ने हम दोनों के हिस्से के कपड़े पहन तो रखे हैं। चित्र 26 में आप देख सकते हैं कि कस्तूरबा के साथ महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लौटने के बाद सादे लिबास में। उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि बंबई के पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग के बीच उन्हें अटपटा सा लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका के मजदूरों की संगत में घर जैसा महसूस हुआ। खादी पहनना सबके बूते में नहीं था। महात्मा गांधी का सपना था कि पूरा राष्ट्र खादी पहने। उन्हें लगता था कि खादी से जाति, धर्म आदि के भेद मिट जाएंगे, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलना क्या सबके लिए आसान था? क्या इस तरह की एकता मुमकिन थी? बहुत सारे लोग उनके जैसा इकहरा किसानी वस्त्र नहीं अपना सकते थे, सब चाहते भी नहीं थे। आइए देखें कि गांधी के आह्वान पर कैसी प्रतिक्रिया आई। इलाहाबाद के सफल वकील और राष्ट्रवादी मोतीलाल नेहरू ने अपना बेशकीमती पश्चिमी सूट त्याग दिया और हिंदुस्तानी धोती कुर्ता अपना लिया, लेकिन उनकी पोशाक मोटे खुरदुरे कपड़े की न होकर बारीक कपड़ों से बनी होती थी। जाति प्रथा के चलते सदियों से वंचित तबकों का पश्चिमी शैली के कपड़ों के प्रति सहज आकर्षण था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जैसे राष्ट्रभक्तों ने पाश्चात्य शैली का सूट कभी नहीं छोड़ा। कई सारे दलित 1910 के दशक में सार्वजनिक मौके पर जूते, मोजे और 3 पीस सूट पहनने लगे, जो कि उनकी तरफ से आत्मसम्मान का राजनीतिक वक्तव्य था। एक महिला ने 1928 में महात्मा गांधी को महाराष्ट्र से लिखा, 1 साल पहले मैंने आपको हर किसी के खादी पहनने की गंभीर जरूरत पर बोलते सुना और हमने खादी अपनाने की ठानी, लेकिन हम गरीब गुरबा हैं,
हमारे पति कहते हैं कि खादी महंगी है। मैं मराठी होने के नाते 9 गज की साड़ी पहनती हूँ और बड़े बुजुर्ग उसे घटाकर 6 गज करने की बात पर राजी नहीं होंगे। सरोजनी नायडू और कमला नेहरू जैसी महिलाएं भी सफ़ेद हाथ से बने मोटे कपड़ों की जगह रंगीन व डिजाइनदार साड़ियाँ पहनती थीं। निष्कर्ष में हम देखें, इस तरह पहनावे में बदलाव का इतिहास एक तरफ जहां सांस्कृतिक रुचि और सौंदर्य की परिभाषा में बदलाव से जुड़ा है, वहीं यह आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व राजनीतिक संघर्ष के मसलों से भी उलझा हुआ है। इसलिए वेशभूषा में जब परिवर्तन दिखें तो हमें पूछना चाहिए कि ये परिवर्तन क्यों होते हैं। इनसे हमें समाज और उसके इतिहास के बारे में क्या पता चलता है। इनसे हमें रुचि और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, बाजार और उद्योग में आए किन बदलावों के बारे में जानकारी मिलती है। क्रियाकलाप को देखें तो भारत में कुछ वर्गों, जातियों और क्षेत्रों में खादी क्यों नहीं फैल पाई? क्या आप इनके अलावा और कोई कारण बता सकते हैं? बॉक्स 4 को यदि हम देखें, गांधी टोपी। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी तो कश्मीरी टोपी कभी कभार पहनते थे। उसे उन्होंने सस्ती सफ़ेद खादी टोपी का रूप दे दिया। यह टोपी वह खुद 1919 के बाद 2 साल तक पहनते रहे, फिर छोड़ दी, लेकिन तब तक यह राष्ट्रीय वर्दी बन चुकी थी। अंग्रेजों के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक, मिसाल के तौर पर ग्वालियर रियासत ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में इसे पहनने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। खिलाफत आंदोलन के दौरान बड़ी तादाद में हिंदू और मुसलमान इस टोपी में देखे गए। संथालों की एक टोली ने 1922 में बंगाल पुलिस पर हल्ला बोल दिया। उनकी मांग थी कि संथाल कैदियों को रिहा किया जाए और उन्हें भरोसा था कि गांधी टोपी के चलते गोलियों से उनका बाल बांका न होगा। टोली के 3 सदस्य खेत रहे। कई सारे राष्ट्रभक्त गांधी टोपी पहनकर चलना अपनी शान मानते थे और कई लोगों को तो इस कारण लाठियां पड़ी या जेल जाना पड़ा। पहले विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन के जोर पकड़ने पर फुदकने वाली तुर्की टोपी पहनना हिंदुस्तान में उपनिवेशवाद विरोधी भावना का प्रतीक बन गया। हालांकि ढेर सारे हिंदू, जैसे कि हैदराबाद के भी फ्रेंच टोपी पहनते थे, लेकिन जल्द ही वो यह सिर्फ मुसलमानों की पहचान बन गई। चित्र में आप भली भांति देख सकते हैं महात्मा गांधी पगड़ी में। चित्र 28 में देख सकते हैं जड़ाऊ कश्मीरी टोपी पहने हैं। चित्र 29 में देख सकते हैं गांधी टोपी लगाए हैं। चित्र 30 में देख सकते हैं सिर मुड़ाने के बाद। चित्र 31 आप देख सकते हैं कि अपनी 1931 की यूरोप यात्रा पर अब तक उनके कपड़े पश्चिमी सांस्कृतिक वर्चस्व के विरोध की अभिव्यक्ति बन गए थे। तो यह रहा हमारा भारतीय वस्त्रों के पहनावे के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।